हरिद्वार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। हरिद्वार के दौरे पर पूर्व सीएम हरीश रावत महाकुंभ को लेकर सरकार पर साधा निशाना। भगवानपुर में पुलिस ने की छापेमारी के दौरान नशे का सामान किया बरामद। पुलिस ने स्मैक के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। भगवानपुर में ग्रामीणों ने मनरेगा की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जताया रोष। देहरादून में आवारा पशुओं से ग्रामीण हुए परेशान। ग्रामीणों ने नगर पालिका में किया प्रदर्शन। आवारा पशुओं से निजात दिलाने की रखी मांग। गदरपुर में पुलिस ने बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइकें भी की बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर है, जिसमें धर्मनगरी में इस वर्ष होने वाले महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि हरिद्वार की जनता का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि इस डबल इंजन की सरकार ने जितना पैसा नासिक के अर्धकुंभ में खर्च किया था, उसका 1/4 पैसा भी इस महाकुंभ में नहीं आया। और सरकार ने कोरोना की आड़ में हरिद्वार की जनता का हक मारा है। और मैं साधु संतों से अपील करना चाहता हूं कि उनका त्रिशूल फड़कना चाहिए कि सरकार किस तरीके से हरिद्वार का और गंगा का अपमान कर रही है। बैठे हुए हैं, सारे हरिद्वार की जनता को बैठना चाहिए। हरिद्वार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि आपने जितना पैसा नासिक के, उज्जैनी के और प्रयागराज के कुंभ के लिए दिया, उसका 1/4 पैसा भी हरिद्वार के महाकुंभ के आयोजन के लिए नहीं दिया गया। यह हरिद्वार की जनता का डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपमान है। मैं निरंतर इसको उठा रहा हूँ। ये कोरोना की आड़ में जो हरिद्वार का हक है, कुंभ क्षेत्र का जो हक है, उस हक को मार रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि देहरादून में सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की बैठक समाप्त हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि 26 मामलों पर जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राज्य में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जानकारी मिली है कि शिक्षकों से होने वाली वसूली पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। मैं आपको बता दें कि NIUS की सीधी भर्ती परीक्षा के निर्देश जो है वो वापस ले लिए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की बैठक समाप्त हो गई है। वहीं जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग ने सीधी भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही NIUS की सीधी भर्ती परीक्षा के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 26 मामलों पर जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश जारी किए गए। साथ ही राज्य में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति होने की बात भी कही गई है। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली जंगपुरा विधायक प्रवीण कुमार ने रुड़की के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर कार्य समिति और संगठन का विस्तार किया, जहां विधायक प्रवीण कुमार ने बताया कि हमारी पार्टी 70 विधानसभाओं में पूरी मजबूती से संगठन विस्तार का कार्य कर रही है। साथ ही बताया कि आम आदमी पार्टी बूथ स्तर का संगठन भी बना चुकी है। पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महक सिंह सैनी ने बताया कि मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कार्य समिति संगठन का विस्तार करना है।
आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। 70 की 70 विधानसभाओं में पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी संगठन विस्तार का काम कर रही है और बूथ स्तर तक का संगठन जो है आम आदमी पार्टी इस समय बना चुकी है। पूरे उत्तराखंड में 11,000 बूथ है, 11,000 बूथों पे हमारे बूथ प्रतिनिधि यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में हमारे बन चुके हैं और उन बूथ प्रतिनिधियों को मजबूत करने का काम जो है, बूथ कमेटियाँ बनाने का काम जो है आम आदमी पार्टी का यहाँ पे चल रहा है और आम आदमी पार्टी इस बार जो है पूरे बहुमत से, पूरे ताकत से इस बार चुनाव लड़ने वाली है और पूरे उत्तराखंड के लोगों को साथ में लेके उत्तराखंड के लोग ही यहाँ पे कैंडिडेट होंगे, उत्तराखंड के लोग ही यहाँ पे सीएम चुनेंगे, उत्तराखंड की सरकार बनेगी। देहरादून के डोईवाला में किसान संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के बैनर तले किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए उत्तराखंड के सभी किसान 23 जनवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव करेंगे और घेराव बेहद शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में किया जाएगा। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा के 5 सदस्य ताजिंदर सिंह, उमेद बोरा, हरेंद्र बालियान, हाजी मीर हसन और दलजीत सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर आंदोलन की जानकारी दी है। हम किसानों के पास जा करके सबसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आएं और राजभवन का जो घेराव हमने 23 तारीख को करना है। शांतिपूर्ण रहेगा, कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। किसान बिल्कुल अमन प्रस्त है। किसान जिसको भी हम कह रहे हैं, जो हमारे साथ नौजवान भी हैं, उनको भी हम ये कह रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई भी उपद्रवी, कोई शरारती तो हम उसको साथ ही नहीं लेके चलेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें कि हरिद्वार में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कर दी गई है। मैं आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों ने जन जागरूकता रैली निकाली है, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रैली का आयोजन किया है। वहीं आपको बता दें कि विशाल रैली सिडकुल से शुरू होकर ऋषिकुल पर समाप्त होगी। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा का महीना जो है उसकी शुरुआत हो गई है, जिसके चलते पुलिसकर्मी लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रैली का आयोजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि विशाल रैली सिडकुल से शुरू होकर ऋषिकुल पर समाप्त कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ये जो सड़क सुरक्षा महीना है ये 11वां है। इसके बाद आपको बता दें कि शुरुआत हो गई है सड़क सुरक्षा महीने की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने जन जागरूकता रैली निकाली है, जिसके चलते लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रैली का आयोजन किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि ऋषिकुल पर ये जो रैली है वो समाप्त हो जाएगी। साथ ही इस रैली का जो आरंभ है वो सिडकुल से किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, बताया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा महीने को लेकर जो है रैली निकाली गई है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ वैष्णवी, बिल्कुल सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है ये 32वां है जिसमें बनाया गया है और इसका जो शुभारंभ आज इसमें हरिद्वार में कर दिया गया था। इसका जो शुभारंभ जो हम हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने इसका करा, इसको झंडी दिखा करके रवाना करा, जिसमें सारे जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, जितने भी थे, उन्होंने एक रैली बनाई जिससे कि लोगों को एक जागरूकता मिले कि किस तरीके से सुरक्षा रखनी चाहिए, हेलमेट रहना चाहिए या किस तरह से हम जो सड़क पे हम चले तो किस तरीके से सुरक्षा रखनी, इसके लिए एक रैली निकाली जो कि सिडकुल, जो हरिद्वार का सिडकुल जो चौराहा था वहां से ये जितने भी पुलिस कर्मी थे इनकी रैली निकली और निकल करके पूरे हरिद्वार में टर्न करती हुई, बेचल से टर्न करती हुई ये ऋषिकुल तिराया वहां पर इसका समापन किया गया। वैष्णवी जी, मनीष, क्या लगता है पुलिस जो है वो जन जागरूकता रैली तो निकाल रही है, लेकिन क्या इससे लोगों में जागरूकता पैदा होगी, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल वैष्णवी, पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है जिससे कि जन जागरूकता बने, क्योंकि चलान भी कितना कटे थे। जब वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं कभी उनसे बात करें तो वो कहते हैं चलान हम कितना काट सकते हैं, चलान तो एक सिस्टम है, एक लिमिट है
पर जब तक जागरूक नहीं होंगे लोग बाग, जब तक खुद ही अवेयरनेस उनके अंदर नहीं होगी, जब तक ये जो घटनाएं हैं, जो सड़क की जो घटनाएं हैं, ये कम नहीं होगी किसी भी तरीके से। इसलिए जो जागरूकता अभियान हमें कंटिन्यू बना के रखना है इस तरीके से कि जो लोग हैं वो प्रॉपर इस तरह को जाने, जो सड़क जो सुरक्षा है उनके क्या नियम है उसको फॉलो करें, जिससे कि उनकी जान बच सके और जो दुर्घटनाएं हैं सड़क पे जो होती है वो उनसे बचा जा सके। वैष्णवी, मनीष, क्या लगता है ये जो रैली निकाली जा रही है पुलिस का ये जो कदम है कितना कारगर साबित होगा? हाँ बिल्कुल वैष्णवी, क्योंकि ये जो जागरूकता है, ये जो रैली निकाली गई है, इसमें जितने भी पुलिसकर्मी थे ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। इन्होंने मिल करके एक रैली निकाली जिससे कि एक मैसेज हरिद्वार के अंदर गया कि वाकई में जागरूकता होनी चाहिए, आप हेलमेट पहने, जितनी भी सड़क जो सुरक्षा है उसके नियमों का पालन करें, क्योंकि सिर्फ चालान काटने से ही किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर हम जागरूकता रखें, इसको प्रॉपर रखें, तो इससे जान बच सकती है। क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती है तो किसी के साथ भी, तो उससे उसके परिवार पे एक बुरा असर पड़ता है, जिससे कि ये सब चीजों को रोका जा सके। जागरूकता ही इसको रोक सकती है, यही इसका मात्र उपाय है। इसलिए लोगों को जागरूक होना भी पड़ेगा। और जो पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, जागरूकता से भी कर रही है, चालान काट के भी कर रही है, हर तरीके से कर रही है। अब सोचना लोगों को है, समझना लोगों को है। वैष्णवी जी मनीष, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। भगवानपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मनरेगा को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनको मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार और काम न होने पर पूर्ण रूप से रोजगार भत्ता मिलना चाहिए। वहीं खंड विकास अधिकारी मनमोहन सिंह रावत का कहना है कि प्रस्ताव भेजने पर सभी को काम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 100 दिन का रोजगार दे दिया गया है, लेकिन ग्रामीण दोबारा रोजगार की मांग कर रहे हैं। वहीं खंड विकास अधिकारी ने कहा कि कुछ गाँव में मनरेगा योजना के अंतर्गत काम शुरू किया गया है, जिसके बाद सभी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। हमें 100 दिन का रोजगार प्रत्येक उसको देना है। एक जो हमारे यहाँ मनरेगा के अंतर्गत जो श्रमिक है उनको रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन उनकी ये है कि जैसे हम उनको 10-15 दिन का रोजगार दे रहे हैं तो वो पहले ही उससे पहले एडवांस में अपना रोजगार मांगने लगे। भत्ता तभी मिल सकता है जब मतलब उनको 100 दिन का हमें रोजगार देना है। जब तक उनके 100 दिन नहीं होंगे तब तक हम उनको बेरोजगारी का भत्ता नहीं दे सकते। और इसी बीच बड़ी खबर काशीपुर से है। आपको बता दें कि काशीपुर में कोहरे का कहर लगातार जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। वहीं आपको बता दें कि घने कोहरे और सर्द हवाओं के से लोग जो है वो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और आने जाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी एकदम खत्म हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं के जो है हादसे की आशंका बनी रहती है कोहरे के कारण। वहीं आपको बता दें कि लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सर्द हवाओं से लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए काशीपुर से हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी समीर, देखा जा रहा है कि कोहरे के चलते जो है विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, विजिबिलिटी की बात की जाती है तो काफी प्रभावित हुई है। हालांकि जनवरी और फरवरी में कोहरे का सितम लगातार जारी है, बदस्तूर जारी रहता है और काफी ठंड का प्रकोप भी रहता है। लेकिन सुबह को जब आंख खुलती है तो सुबह इस कोहरे का सामना करना पड़ता है, जिससे कि आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। और जहाँ ये ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है तो यातायात व्यवस्था भी जो है प्रभावित हो जाती है। जी समीर, देखा जा रहा है कि कोहरा लगातार जो है बढ़ रहा है, लोगों को अपना वाहन चलाने में भी दिक्कत हो रही है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो रही है, तो इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मौसम चल रहा है तो इसको देखते हुए इसका जो जाता है कि कोहरा आ गया, कोहरे के बाद हालांकि सुबह को कोहरे से जो है काशीपुर क्षेत्र जितना भी है वो ढक जाता है, लेकिन 10-11 बजे के समथिंग अगर बात की जाती है तो 10-11 बजे के बाद जो है ना धूप निकल जाती है, जो पारा नीचे आ जाता है। और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है जिस तरीके से देखा जा रहा है ठंड को देखते हुए। जी
जिसे मेरी इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चमोली में महाकुंभ मेले के लिए पीआरडी और होमगार्ड के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही 210 पुरुष और 30 महिला होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन चमोली के 230 होमगार्ड के जवानों की तैनाती की तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं प्रशिक्षण के बाद ये सभी जवान 31 जनवरी को ड्यूटी पर तैनात होने हरिद्वार जाएंगे। वहीं बताया जा रहा है कि हरिद्वार में करोड़ों रुपए की लागत से कुंभ कार्य हो रहा है। वहीं अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं। जो है ये कुंभ मेला की तैयारियों के लिए ये पुनः प्रशिक्षण 15 दिन का दे रहे हैं, जिसमें से 210 लड़के और 20 लड़कियां यहाँ से जाएंगी। कब जाएंगी? ये जो है 31 जनवरी को यहाँ से मूव करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि देहरादून में कोहरे का हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिला है, जहां कोहरे के कारण 3 फ्लाइट जो है वो रद्द कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून से दिल्ली की 3 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। लगातार कोहरे का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, विजिबिलिटी एकदम खत्म हो गई है, जिसके चलते आपको बता दें कि 3 फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। वहीं ये जो फ्लाइट्स थी देहरादून से दिल्ली की थी, जहां तीनों फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां कोहरे का असर जो है वो हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि 3 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है ये तीनों फ्लाइट्स देहरादून से दिल्ली की बताई जा रही है। देहरादून के डोईवाला में आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर नगरपालिका में ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं नगरपालिका के विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला के ग्रामीणों ने सभासद संदीप नेगी, शशि नेगी, प्रदीप बिष्ट के साथ नगर बीजेपी मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी। साथ ही नगरपालिका प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि आवारा पशुओं ने गेहूं के साथ तमाम फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमने कई बार आवाज भी उठा ली है, पर लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं है। पिछली बार भी बोला है हमने, पर लेकिन कहीं कुछ भी सुनाई नहीं हुई है। क्या परेशानी है? परेशानी ये भैया कि हमारी गेहूं की जो फसल है पूरी नुकसान हो गया है। आवारा पशुओं ने पूरी रात भर, महिलाएं सो नहीं रही है, वो अगर जा रहे हैं उनको हटाने के लिए तो वो मार रहे हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी चोट लगी है। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? इसका हम ये कह रहे हैं कि इनकी व्यवस्था करें आप सरकार, नगर पालिका, क्योंकि हम अठूरवाला में वैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र था, हमें नगर पालिका में हमारा क्षेत्र नहीं होना चाहिए था, पर लेकिन फिर भी नगर पालिका में हमारा क्षेत्र जा चुका है। तो हम ये चाहते हैं नगर पालिका में जा चुका है तो नगर पालिका प्रशासन हमारी जो हमारी समस्या है, जो हमारी माताएं बहनें जो आ रखी हैं, उनकी समाधान जरूर करें। काशीपुर में सड़क सुरक्षा महीने के चलते पुलिस, सीपीयू और यातायात ने एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें रैली कोतवाली से शुरू होकर समस्त नगर के क्षेत्रों से निकाली गई। दरअसल इस रैली का उद्देश्य है कि जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते उनको इस जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक कर यातायात नियमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो नाबालिग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको भी इस विषय में जागरूक किया जाएगा। वहीं एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि 18 जनवरी 2021 से फरवरी महीने तक ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ ही जगह जगह कोविड के चलते 2-3 लोगों को एकत्रित कर चौपाल के माध्यम से जागरूक करने का काम किया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन और महिलाओं को भी यातायात नियमों के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है हमारे यातायात निदेशालय और शासन के निर्देशों के अनुरूप, आज इसमें हमारी सीपीयू, थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तीनों ने मिलकर के एक जागरूकता रैली शहर में निकाली है।
जिसमें ट्रैफिक रूल्स का जो नियम का पालन करना होता है और कोविड के हमारी जो बेसिक SOP है उसके पालन के संबंध में स्लोगन्स लिखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में अलग अलग जो ट्रैफिक रूल्स को लेकर के अवेयरनेस गोष्ठियाँ हैं वो कराई जाएंगी। बच्चों का पार्टिसिपेशन भी इसमें करवाया जाएगा। उसके अलावा इसमें जो ट्रैफिक वायलेशन के और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि देहरादून में दून अस्पताल में आज से OPD की सुविधाएं जो है वो खोल दी गई है, जिसके चलते अब अस्पताल में पंजीकरण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि करीब 10 महीने बाद मरीजों को ये सुविधा मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जो आपको बता दें कि अब दून अस्पताल में OPD की सुविधाएं जो है वो खोल दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि 10 महीने बाद मरीजों को ये सुविधा प्राप्त होगी। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में अब पंजीकरण भी किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर और कोहरे के दस्तक से अलर्ट जारी किया है। वहीं लक्सर में लोकमंच की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कोहरे को लेकर और बढ़ती ठंड को लेकर किसानों से बातचीत की है, जिसमें किसानों ने फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका भी जताई है। एक तरफ जहां पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में लगातार 3 दिन का अलर्ट जारी होने से किसानों की माथे पर जो चिंता की लकीरें वो बढ़ गई हैं। कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की खासी परेशानी हो सकती है। हमारे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बाबर खान। बाबर खान जी, जिस तरह से 3 दिन का अलर्ट जारी हो गया, मौसम खराब हो रहा, तो उसमें किस तरह की किसान को परेशानी पैदा होगी? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने किसानों की बातें रखते हुए यहाँ हमारे खेतों तक पहुँचे। आप आपके माध्यम से पहले भी अलर्ट रहा, पहले भी फसलें हमारी बर्बाद हुई, किसी पहले भी सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला और अभी 3 दिन का अलर्ट जारी कर दिया। अगर ऐसे में बारिश वगैरह कुछ हो जाती है तो हमारी फसलें फिर से बर्बाद हो जाएगी। और सरकार की तरफ से हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार की तरफ से हमें कोई मुआवजा या कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ये सरकार बोलती है हम किसान के हित की बात करते हैं। 54-55 दिन हो गए हमारे किसान आंदोलन पर बैठे हैं, कोई वहाँ उनसे बात करने को तैयार नहीं है। किन फसलों पे ज़्यादा नुकसान होगा अगर ओलावृष्टि होती है? हमारा अगर ओलावृष्टि होती है, गेहूँ तो लगभग हमारा तबाही हो जाएगा, हमारा गन्ना भी तबाही हो जाएगा। तो कुछ और मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे भी हालांकि बात करने की कोशिश करेंगे कि जो 3 दिन का अलर्ट फिर से जारी हुआ है, उन पर किस तरह के फसलों का नुकसान होगा या किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सोनू जी नाम। सोनू जी, जिस तरह से 3 दिन का अलर्ट जारी हुआ है, 3 दिन का अलर्ट जारी हुआ है, तो इससे किसानों की किन फसलों को नुकसान हो सकता है? जारी हुआ तो मतलब जो ओला पड़ गया या बारिश ज़्यादा पड़ेगी तो हमारी गेहूँ की फसल है फिलहाल या नष्ट हो जाएगी, और सरसों ये फिलहाल हमारी कच्ची फसल है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसमें किसी भी चीज़ का जनेगा हमारे पास। तो ये तो मेरे साथ कुछ किसान मौजूद थे, इनका साफ तौर से कहना है कि अगर अधिक ओलावृष्टि हो जाती है या बर्फबारी हो जाती है तो किसान की कहना है कि जो गेहूं की फसलें हैं और सरसों की फसलें वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मैं लक्सर से गोविंद चौधरी, लोकमंच। रुड़की में नशे के विरुद्ध भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज पुष्पेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिरचंदी ग्राम के पास मैक की खरीद फरोख्त की जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर दबिश देकर एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना नाम शहजाद बताया है। वहीं पुलिस को तलाशी के दौरान आरोपी युवक के पास से 22.18 ग्राम स्मैक और 1,05,000 रुपये बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने युवक को खिलाफ NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। जनपद हरिद्वार में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका पर्यवेक्षण श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा किया जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप कल देर रात हमारे जो चौकी प्रभारी हैं पुष्पेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी काली नदी की टीम ने एक व्यक्ति को चेकिंग के दौरान अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार।
गदरपुर में बाइक चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के दौरान बीती रात बेरिया बलराम नगर रोड पर 2 युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा और युवकों के पास से बिना नंबर प्लेट की बाइक मिलने पर सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि बाइक चोरी की है। साथ ही कई बाइक चोरी करके छुपा कर रखी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने झाड़ियों में छुपी 4 बाइकों को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने जानकारी दी है कि लगातार वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस चेकिंग अभियान चलाया गया था। 2 चोर पकड़े गए हैं, जिसमें एक का नाम रिजवान है और एक का नाम जोगी सिंह है। दोनों गदरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके द्वारा यहाँ से लोकल क्षेत्र से लगातार बाइकें चोरी हो रही थी, जिसमें 5 बाइकें बरामद हुई हैं, जिसमें से एक हमारे मुकदमा अपराध संख्या 16/21 से संबंधित बाइक है और 4 बाइक अन्य हैं, जिनके संबंध में बाइक के संबंध में डिटेक्ट किया जा रहा है कि लक्सर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के निरंजनपुर के इंटर कॉलेज में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों ने कई चीजों पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि चोर पूरे इंतजाम के साथ कॉलेज में घुसे और LCD कंप्यूटर जैसे लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सुबह कॉलेज पहुंचने के बाद घटना की जानकारी लगी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दिया। अंदाज़ा तो लगाना मुश्किल है। वर्चुअल लैब की जो हमारी LED गई है वो लाखों से ऊपर की होगी, मुझे तो अंदाजा सा है। और बाकी तो अभी कुछ ऐसा संज्ञान में नहीं आया कि हमारा कुछ नकदी गई है या कोई और बाकी सामान। पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है। पुलिस दरोगा जी आए थे, वो रिपोर्ट लिख करके ले गए हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब ने वो रिपोर्ट भी उनको। लक्सर में चोरों का आतंक लगातार जारी है, जो पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका है। ताज़ा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के निरंजनपुर इंटरमीडिएट कॉलेज का है, जहां अज्ञात चोरों द्वारा देर रात चोरों ने घुसकर एक LCD और अन्य कंप्यूटर के उपकरण चुरा लिए हैं, जिसमें पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी जो सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि पुलिस CCTV कैमरे की मदद से पूरी जांच में जुट चुकी है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कब तक कर पाती है, या फिर चोर इसी तरह से पुलिस को खुली चुनौती देते रहेंगे। लक्सर से लोकमंच के लिए गोविंद चौधरी। रामनगर निवासी 2 युवती आकाशीपुर से रामनगर स्कूटी से खरीदारी कर वापस लौट रही थी। इसी बीच हल्द्वार धवामी फार्म के पास एक अज्ञात ऑटो कार ने बाइक सवार लड़कियों की जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी युवती की हालत गंभीर है, जिसको काशीपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि रामनगर कोतवाली में तैनात SI कैलाश जोशी ने बताया कि रामनगर के पिरुमदारा चौकी के अंतर्गत हल्द्वानी फार्म के पास एक ऑटो कार ने स्कूटी सवार 2 युवतियों को टक्कर मार दी है, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई है। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि हल्द्वा के पास एक कार और स्कूटी सवार में भिड़ंत हुई है। उसमें पिरुमदारा चौकी मौके पर पहुंच गई है और स्कूटी सवार जो घायल थे उनकी मृत्यु की, इसमें से एक की मृत्यु की सूचना मिली है। पिरुमदारा चौकी पुलिस जांच कर रही है स्थानीय स्तर पर। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।